नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र का विषय है मतदान। आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि 18वीं लोकसभा के मतदान की प्रक्रिया अपने उफान पर है। हम सभी स्वयंसेवकों का यह दायित्व बनता है कि हम लोग अपने जन जागरण के जरिए जो है राष्ट्रभक्त तत्वों को संसद में भेजने का प्रयोजन करें, ताकि वहाँ पर बातें हमारे राष्ट्र की हो, हमारे समग्रता की हो, हमारे कुशलता की हो, हमारे जो है धर्म और सनातन संस्कृति के सृजन के लिए हो। एक सवाल है, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि मतदान आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में किन किन तरहों से कितना प्रभाव डाल सकता है? अगर यह विचार आपने नहीं किया है तो यह आप स्पष्ट रूप से मान लें कि आप एक असावधान, अव्यवस्थित नागरिक हैं और अब भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसलिए यह हम सभी का दायित्व बनता है कि हम लोग मतदान के गूढ़ तत्व को जानें। मतदान मात्र इतना नहीं है कि किसी के पक्ष में जाके मुहर लगा के मतदान कर देना ही मतदान है। मतदान इससे बहुत अलग की चीज़ है। किसी के पक्ष में मुहर लगा देना भर ही मतदान नहीं है। मतदान दो शब्दों का समुच्चय है, मत और दान। मत का मतलब क्या होता है? मत का मतलब होता है यह मेरा मत है, मतलब यह मेरा नज़रिया है, मेरा विचार है, मेरी इच्छा है, मेरी जिज्ञासा है, मेरा ख्याल है, और उन ख्यालों को जो पोषित करेगा उसके प्रति हम अपने उस मत का दान करते हैं। तो मत केवल मुहर लगाना भर नहीं है, मत है कि आपने आने वाले 5 सालों तक के लिए अपनी सारी उन चीज़ों को, जिसको मैंने आपको गिनाया, आपके ख्याल, आपके नज़रिया, आपका विचार, आपका अभिप्राय, आपका दृष्टिकोण, आप उसका दान कर रहे हैं। और फिर आने वाले 5 साल तक इन सारे चीज़ों का जो देखभाल है, जो सृजन है, वह कोई और व्यक्ति करेगा जिसके पक्ष में आपने मतदान कर दिया है। दान किसे कहते हैं? दान क्या है, इसको भी बड़ी बारीकी से समझ लीजिए। दान का अर्थ होता है कि जिस चीज़ को आपने दान कर दिया उसके ऊपर से आपने अपना अधिकार शून्य कर लिया, और जिसको दान कर दिया है उसके प्रति उस चीज़ को आपने समर्पित कर दिया है, वह उसका अधिकार क्षेत्र में आ गया है। तो अगर आप मत का दान कर रहे हैं तो आपने अपनी उन सारी चीज़ों का 5 साल के लिए दान कर दिया है। फिर वो जिस व्यक्ति को आपने दान किया उस चीज़ का वो कैसे उपयोग करेगा उसके लिए आप जो है आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, वह चीज़ आपको भुगतना पड़ेगा। तो मतदान 2 शब्दों से बना है, ठीक है। तो मतदान के अर्थ को मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यह विचार करिए कि आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग परतंत्र थे और आज़ादी के बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए। जरा यह विचार करिए कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में बदला क्या। आज़ादी के लिए प्रामाणिक रूप से हम लोगों ने 90 वर्षों तक अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। 1857 की क्रांति आप लोगों को मंगल पांडे की शायद जानकारी हो, तब से लेके और 15 अगस्त 1947 तक 90 वर्षों तक हम लोगों ने संघर्ष किया। और इस 90 वर्षों के रक्त रंजित संघर्ष से हमें प्राप्त क्या हुआ, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है। और इसको जानने के लिए आपको स्वतंत्र और परतंत्र दोनों शब्दों के भेद को जानना पड़ेगा। परतंत्र और स्वतंत्र दोनों में तंत्र है, फर्क केवल स्व और पर का है, ठीक है। इस अंतर को अगर आप समझ गए तो आपको मतदान भी समझ में आ जाएगा, आपको आज़ादी का महत्व भी आ जाएगा। आज़ादी के पहले भी हम कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह से करने के लिए स्वच्छंद मुक्त नहीं थे। तब अगर हम किसी नियम कानून का उल्लंघन करते तो हमें सजा मिलती थी। और आज भी आज़ादी के बाद में भी हम कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह से करने के लिए स्वच्छंद नहीं है। आज भी अगर हम उस नियम कानून नीति को तोड़ेंगे तो आज भी हमें सजा मिलेगा। तो आज़ादी के बाद बदला क्या? तो आज़ादी के बाद जो बदला है बस उसी स्व और पर में उसका अंतर है। पर का मतलब होता है पराया और स्व का मतलब होता है अपने। तो जब हम परतंत्र थे तो वह तंत्र, वह व्यवस्था पराये द्वारा बनाई गई थी, और जो पराये लोग बनाए थे वह उनके हितों को ध्यान में रखे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाए थे और उसको हम मानने के लिए बाध्य थे। और जब हम स्वतंत्र हो गए तो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गए तो हमें जो है
उन नीतियों का मान रखना पड़ रहा है जो नीतियां हमारे अपनों ने, हमारे स्व ने बनाया है, हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखे, हमारे धर्म संस्कारों को ध्यान में रखे, हमारी सनातन ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो बदला क्या? बदला केवल स्व और पर का है। तो आज़ादी के बाद हमें मिला क्या? आज़ादी के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिला, और वह चीज़ क्या मिला? हमें अपने स्व को चुनने की आज़ादी मिली। हम अपने स्व को चुन सकते हैं, और उसी स्व को चुनने की प्रक्रिया ही मतदान है। यह मताधिकार हमें जो है उस आज़ादी के 90 वर्ष के संघर्षों के बाद ही मिला है। तो ये स्व और पर के अंतर को जान लीजिए, और स्व का चुनाव कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया कि उसकी प्रक्रिया जो है मतदान नहीं। जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं था, राजशाही व्यवस्था था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का शासन चलता था हिंदुस्तान में, ठीक है ना। अब तीसरे प्रकरण पे आइए। आज़ादी के बाद सर्वसम्मति से हमने जनतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, जिसे आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहिए, प्रजासत्ता कहिए, जो भी कहिए। अब यह जानिए कि जनतांत्रिक व्यवस्था में होता क्या है। जनतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों को मत का अधिकार देना वहाँ के नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर भारत देश में हमें मत देने का अधिकार है तो यह हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। जनतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने मतदान का उपयोग करके हम अपनी जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपने सम्मान का प्रदर्शन करते हैं। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर हम मतदान कर रहे हैं तो हम अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, अपने उस 90 वर्ष के संघर्षों के प्रति अपने सम्मान का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। जनतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को अगर आपको जानना है तो आप उन व्यक्तियों से मिले जिनका किन्हीं कारणों से मतदान का अधिकार छीन लिया गया है। फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं और वह कितना अधिकार विहीन व्यक्ति है। मतदान के महत्व को जानना है तो आप उन विस्थापितों से मिले जो किन्हीं कारणों से अपने देशों से विस्थापित होकर अन्य देशों में वहाँ की नागरिकता की प्रतीक्षारत हैं और जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। ओके। जनतांत्रिक व्यवस्था में मतदान के दुरुपयोग से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है, और फिर उस महत्वहीन व्यक्ति को आपको महत्व भी देना पड़ेगा, सम्मान भी देना पड़ेगा, और उसके बताए हुए नियमों पे आपको चलना भी पड़ेगा। मतदान के दुरुपयोग से वह महत्वहीन प्रत्याशी आपके जीवन को दुर्भर कर सकता है, आपके जीवन को दयनीय भी बना सकता है, वह आपके आने वाले पीढ़ियों की दिशा को भ्रमित भी कर सकता है। इसलिए मतदान के दुरुपयोग के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। मतदान कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इस बात का हमें आकलन होना चाहिए कि हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमने आपको मतदान के अधिकार के बारे में 3 बातें बता दी। पहली बात ये बता दी कि भाई मतदान का अधिकार आपको मिला है तो यह साधारण बात नहीं है, यह आपके लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। मतदान करके आप आपके जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। मतदान के अगर वजन को जानना है तो आप उस व्यक्ति से मिलिए जिसे मतदान का अधिकार छीन लिया गया हो। मतदान के महत्व को अगर जानना है तो आप उस व्यक्ति से मिलिए जो मतदान के अधिकार से वंचित है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। मतदान के दुरुपयोग को अगर आपको जानना है तो फिर आप उस बात को जानिए कि वह महत्वहीन प्रत्याशी महत्वपूर्ण होकर आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपके जीवन को कैसे कैसे दुर्भर कर सकता है, ठीक है। अब चौथी बात पे आते हैं। दान के दुरुपयोग को जानने की एक कथा हमारे महाभारत में हमें मिलती है, और उसके विकृत परिणाम को भी जानने का आपको उसके जरिए अवसर मिलेगा। आप लोग इस कथा से अवगत हो गए। महाभारत में कर्ण की चर्चा आती है। कर्ण जो है सबसे बड़ा धनुर्धर था, अर्जुन से भी बड़ा था। और जब महाभारत के युद्ध की ठन पड़ी और यह तय हो गया कि अब तो युद्ध अटल है, युद्ध होना ही है, तब इंद्रदेव ने छल पूर्वक कर्ण से उसका अभेद सुरक्षा तंत्र कवच कुंडल प्राप्त करने का मन बनाया। सूर्य भगवान इस स्थिति को जान गए
और सूर्य भगवान ने कर्ण को इस बात के लिए सचेत कर दिया कि भैया इंद्र तुम्हारे पास जो है तुम्हारा कवच कुंडल मांगने आएगा और आप उसे देना मत। और इंद्र भगवान जो है आए और उन्होंने भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धर के और कर्ण से मांगा कवच कुंडल। और कर्ण अपने अहंकार और अज्ञानता और द्वेष बस जो है उसने अपना कवच कुंडल बिना विचार किए, बिना उस बात को समझे, सूर्यदेव की बातों को बिना मनन किए उन्होंने अपना दान कर दिया। इस एक गलत दान से कर्ण की प्रतिष्ठा गई, कर्ण का संकल्प गया और कर्ण का प्राण भी गए। तो यह कहानी हमें मतदान के संदर्भ में इसलिए उपयोगी लगती है कि अगर हम अपने मतदान का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, गलत व्यक्ति को दान दे देते हैं, तो हमारी भी हालत उसी कर्ण की तरह हो जाएगी। हमारा भी मान जाएगा, प्रतिष्ठा जाएगा, संकल्प जाएगा और प्राण भी जाएगा। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियां तक जो है दिशा भ्रमित हो जाएंगे, उद्देश्यहीन जीवन जीने को बाध्य हो जाएंगे। यह इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारे यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था 100% उत्साहजनक नहीं रही। कारण कई सारे हो सकते हैं। एक कारण जो समझ में आता है कि पूर्व की सरकारों के राज्य में भ्रष्टाचार, जातिवाद, आतंकवाद, अनिश्चित अर्थव्यवस्था, अस्पष्ट विदेश नीति के कारण हमारे नागरिकों को बहुत तरह तरह की तकलीफों को झेलना पड़ा है। इस कारण से हमारे यहाँ हम लोग 100% मतदान की मानक को नहीं पहुँच पाए हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारे हम जनतांत्रिक व्यवस्था अभी 100% जो है कामयाबी की ओर नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इतने बड़े देश में कुछ न कुछ समस्याएं तो सदैव रहने वाली है, लेकिन उस क्षणिक समस्याओं से भ्रमित होकर हम अपने वोट देने की दिशा को बदल दें, गलत व्यक्ति का चयन कर ले, यह यहाँ की जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रति बेईमानी होगी और यह नादानी होगी। इसलिए हमें दीर्घकालिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर क्षणिक व्यवस्थाओं के त्रुटियों को इग्नोर करके और हमें जो है मतदान को करना होगा। आज के वर्तमान दौर पे जहां हर कोई एक दूसरे को पीछे पछाड़ने के लिए लगा हुआ है, हर कोई जो है एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहता है, असमानता हर क्षेत्र हर जगह आपको दिखाई देगी। ऐसे में मतदान ही एक ऐसा अधिकार है जो बिल्कुल सभी को सामान्यता का समान अधिकार देता है। मतदान के ही अधिकार के जरिए जितनी हैसियत मुकेश अंबानी जी की है, उतनी हैसियत आपकी है, उतनी हैसियत हमारी है। तो समानता का सबसे बड़ा सूचक अगर हमारे भारत देश में कोई है तो वह मतदान का अधिकार है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जितनी सारी चीज़ें हमने आपको नई और आपको अलग तरीके से बताने का प्रयास किया, उसका एक ही प्रयोजन है कि हम अपने मतदान का प्रयोग बड़े सावधानी से करें, बड़े कुशलता से करें, बड़े समझ से करें और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि हम अपने मतदान का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के पक्ष में करें, ऐसे पार्टी के पक्ष में करें जो भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना रखता हो, जो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का सत्ता रखता हो, जो अपने दीर्घ नीतियों के आधार पर भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबी बनाने का संकल्प रखता हो, जो भारत माता के परम वैभव नेतृत्व स्वराष्ट्रम की कल्पना को आगे बढ़ाना चाहता हो। धन्यवाद।